हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एनेस्थेसिया पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ एनेस्थेसिया, जिसमें हम लोग जनरल एनेस्थेसिया के रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट को कवर कर चुके हैं एंड पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईवी एनेस्थेटिक एजेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर पहले देख ले। अगेन इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि एनेस्थेसिया क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन भी हम लोग किए थे, जनरल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया एंड हम लोग जनरल एनेस्थेसिया में नाइट्रस ऑक्साइड को डिस्कस कर चुके हैं, ईथर को डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरोफॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के पहले देख ले, फिर इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आएगा। एंड हेलोथेन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेस्फ्लोरेन को, सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थायोपेंटोन, यानी फर्स्ट आईवी एनेस्थेटिक एजेंट था। ये जो आप देख रहे हैं यही है थायोपेंटोन, जिसका हम लोग यूज करते हैं, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 1934 में डॉक्टर जॉन लॉन्डी इंट्रोड्यूस द थायोपेंटोन विच वाज एन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट दैट प्रोड्यूस ए वेरी फास्ट इंडक्शन। यानी कि ये क्या था, फर्स्ट जो इसका जॉन लॉन्डी जो थे डॉक्टर 1934 में इसका इंट्रोड्यूस किए थे जो थायोपेंटोन को। ये फर्स्ट आईवी एनेस्थेटिक एजेंट था एंड ये वेरी फास्ट क्या होता है, इंडक्शन करता है। इसमें अनकॉन्शियसनेस होता है, यानी इंडक्शन मीन्स अनकॉन्शियसनेस होता है। ये क्या था, इट वाज फर्स्ट आईवी एनेस्थेटिक एजेंट। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसको आपको याद रखना है कि फर्स्ट आईवी एनेस्थेटिक एजेंट क्या था, थायोपेंटोन था। तो इसको याद रखना है। किस तरह से इसको याद करना है, देखिए यहाँ पर जॉन लॉन्डी, इसको ये भी पूछा जाता है इसका इंट्रोड्यूस कौन किए थे, तो जॉन लॉन्डी 1934 में किया गया था। इसको याद रखना है। इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, जब इनहेशनल एजेंट देते हैं तो फिर इसको एनेस्थेसिया को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं थायोपेंटोन सोडियम का, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट का भी यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री को सिर्फ इसमें पढ़ रहे हैं, इसका जो मैकेनिज्म ये किस तरह से बॉडी पर इफेक्ट करता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर लॉन्डी यूज्ड इट फॉर इंडक्शन एंड लेटर ऑन मेंटेन्ड एनेस्थेसिया विथ ईथर, यानी ईथर के साथ में मेंटेन किए थे एनेस्थेसिया को। यानी फर्स्ट जो इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट था ईथर, उसी को मेंटेन करने के लिए यूज किया था थायोपेंटोन, जिसका आज भी यूज करते हैं थायोपेंटोन सोडियम, यानी सुकोल के नाम से ये इसका ब्रांड नाम आता है सुकोल, इसका यूज करते हैं। ही केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एनेस्थेसिया विच वी आर प्रैक्टिसिंग इवन टुडे। यानी कि यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एनेस्थेसिया यहीं से आया था। अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एनेस्थेसिया तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि थायोपेंटोन सोडियम जो था या थायोपेंटोन जो है ये यूज कब और क्यों किया जाता है, इसका कब इंट्रोड्यूस करा गया था, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर डी ट्यूबर क्यूरेरिन, यानी कि डी ट्यूबो क्यूरेरिन जो था इसका यूज किया गया था, फर्स्ट मस्कुलर ब्लॉकर था। ये किस तरह से आया, चलिए हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। 1943 में डॉक्टर हेरोल्ड ग्रिफिथ जो थे इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, यानी कि डॉक्टर हेरोल्ड ग्रिफिथ जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट न्यूरोमस्कुलर जो है डी ट्यूबो क्यूरेरिन, इसको सबसे पहले किया था। इसको भी याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर इस तरह के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसमें अक्सर इस तरह से का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर के बारे में, तो याद रखना है डी ट्यूबो क्यूरेरिन होता है, जो कि 1943 में डॉक्टर हेरोल्ड ग्रिफिथ इसको इंट्रोड्यूस किए थे। ट्यूबो क्यूरेरिन इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ क्यूरेर
प्लांट, यानी क्या हुआ था, एक्सट्रैक्ट किया था क्यूरेन प्लांट से, इसको एक्सट्रैक्ट किया था। यानी जो ये देख रहे हैं ये है क्यूरेन का प्लांट है, इसी से इसको एक्सट्रैक्ट करा गया था, क्यूरेन का प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया था। यानी इसका कब और किस तरह से इसका खोज हुआ था, चलिए उसको जानते हैं। डॉक्टर हेरोल्ड ग्रिफिथ नोटिस दैट ट्राइबल पीपल, यानी जो ट्राइबल पीपल था उसको नोटिस किया था, यूज बॉ एंड एरो टू किल्ड विक्टिम, यानी कि तीर और धनुष से क्या करता था कि किल कर देता था विक्टिम को, यानी कि शिकार जो करता था उसको किस तरह से किल करता था उसको ये नोटिस किया। देयर एरो इज कोटेड विथ एक्सट्रैक्ट ऑफ क्यूरेन प्लांट, यानी कि क्या था कि उसका जो एरो का टिप पे क्या होता था कि कोटेड रहता था किसका, क्यूरेन का जो प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट करा जाता था उसी को यहाँ पर कोटेड कर देने के कारण क्या होता था, विच व्हेन रीचेज इन ब्लड ऑफ विक्टिम, जब ये क्या होता था तीर विक्टिम का शरीर में चले जाता था तो उसका ब्लड में क्या होता था, रीच हो जाता था, यानी ब्लड में ये जो क्यूरेन का प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट किया गया था उसको उसका बॉडी में ये क्या होता मिलता था। फिर देन विक्टिम गेट्स पैरालाइज्ड एंड ही डाई बाय हाइपोक्सिया, यानी कि यहाँ पर देखिए पैरालाइज हो जाता था और हाइपोक्सिया में जाने के कारण यहाँ पर पैरालाइज होकर के और उसका मृत्यु हो जाता था, डेथ हो जाता था। जिसका शिकार करता था, जो भी इसमें एनिमल वगैरह का शिकार करता होगा उसका शरीर में जाने के बाद पैरालाइज, इसको नोटिस किया डॉक्टर हेरोल्ड ग्रिफिथ। तो उसका वहां से एक कॉन्सेप्ट आया कि ये बॉडी को क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, हाइपोक्सिया में चले जाता है। जिस तरह से आपको पता होगा एनाटॉमी में कि डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो मसल है, डायफ्राम का जो होगा मसल उसमें पैरालाइज हो गया, हो जाने के कारण क्या होगा, लंग प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाता होगा, प्रॉपर जो फंक्शन नहीं करेगा तो हाइपोक्सिया में पेशेंट चले जाएगा। यानी कि जो भी एनिमल हो या ह्यूमन हो वह हाइपोक्सिया में चले जाएगा, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस टाइम में वो उसका डेथ हो जाएगा। तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया, पैरालाइज हो जाता है। तो यहीं से आया कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का एक कॉन्सेप्ट आया और यहाँ से क्या करने लगे हम लोग, सर्जरी में इसका यूज करने लगा बॉडी को पैरालाइज करने के लिए। When he noticed the through that these extracts which they are using to produce immobilization and paralysis can be used in surgery to provide immobilization and paralysis, यानी कि immobilization क्या होता है, इसमें restrictions of body पार्ट, यानी क्या होता है बॉडी पार्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, इसमें इसका यूज किया जाने लगा। यानी कि तब जाकर प्रोड्यूस होने लगा, इमोबिलाइजेशन होने लगा पेशेंट का और पैरालाइज होने लगा, उस टाइम उसके बाद यूज होने लगा। इट वाज ए फर्स्ट न्यूरल मस्कुलर ब्लॉकर, फिर यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, इसका यूज होने लगा इसमें। जैसे यहाँ पर आप इसका जो देख रहे होंगे यही है डिट्यूबर क्यूरेरिन का ये इंजेक्शन, इसका यूज होने लगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए केटामिन को समझते हैं, केटामिन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट जो है इसको हम लोग समझते हैं। 1965 में केल्विन ली स्टेवेंस जो था इंट्रोड्यूस केटामिन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट, जो अभी केटामिन का अभी यूज होता है, इसका कौन किए थे 1965 में, केल्विन ली स्टेवेंस जो थे इंट्रोड्यूस किए थे केटामिन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट। तो इसको भी याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए प्रोपोफोल आईवी एनेस्थेटिक एजेंट को हम लोग समझते हैं। प्रोपोफोल आईवी एनेस्थेटिक एजेंट को हम लोग समझ रहे हैं। इसमें देखिए 1977 में प्रोपोफोल वाज इंट्रोड्यूस मोस्ट पॉपुलर आईवी एनेस्थेटिक एजेंट। अभी प्रेजेंट डे में भी इसका यूज होता है प्रोपोफोल का, जो 1977 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, इसका डेट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। आईवी एनेस्थेटिक एजेंट यूज नो ए डे, यानी कि आज भी इसका यूज होता है। ब्राउट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डे केयर सर्जरी, यानी डे केयर सर्जरी में भी इसका यूज होता है। प्रोपोफोल जो मिल्की कलर में अवेलेबल रहता है, मिल्की कलर में होता है। जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में जाइएगा तो आपको इस तरह का अगर मेडिसिन दिखाई दे, इस तरह की इंजेक्शन अगर दिखाई दे तो वो समझिएगा प्रोपोफोल है, यानी मिल्की कलर में ये होता है। तो आई होप ये क्लियर अब तक हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे रीजनल एनेस्थेसिया, यानी रीजनल एनेस्थेसिया जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, 1884 में डॉक्टर कोयलर, यानी कि डॉक्टर जो कोयलर थे इन्होंने
सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लाया और सबसे पहले कोकीन का इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। डॉक्टर कार्ल कोएलर इंट्रोड्यूस फर्स्ट लोकल एनेस्थेसिया कोकीन। इसको याद रखना है कि फर्स्ट जो लोकल एनेस्थेसिया है वो है कोकीन, इसको याद रखना है। एंड कोकीन इज कोका प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो कोका प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया कोकीन को। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये कोका प्लांट है, इसी से एक्सट्रैक्ट किया गया था कोकीन को, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जो कार्ल कोएलर का ये जो आपको देख रहे होंगे ये इसका तस्वीर लगा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इसको आइए समझते हैं। डॉक्टर कार्ल कोएलर वाज ए फ्रेंड्स विद सिगमुंड हु यूज्ड इज कोकीन इन साइकियाट्रिक पेशेंट, यानी कि इसका जो एक फ्रेंड था सिगमुंड, यानी कार्ल कोएलर का जो एक फ्रेंड था सिगमुंड, उसने ये देखा साइकियाट्रिक पेशेंट में ये यूज कर रहा था। एंड वंस बाय एक्सीडेंटली दे डिस्कवर्ड दैट व्हेन दिस कोकीन एक्सट्रैक्ट fell on a skin surface or mucous membrane, numbs of skin and tongue was noticed। यानी एक्सीडेंटली क्या हुआ कि यहाँ पे फील हुआ, उसका स्किन पर गिरा, स्किन पर जाने के बाद वहां से पता चला कि उसका जो सरफेस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हुआ, नम हो गया। और यहाँ पे टंग पर भी ये नोटिस किया गया कि वहाँ पे जो होता है नम हो जाता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट वहाँ पे ला देता है। वहां से इसका कॉन्सेप्ट आया लोकल एनेस्थेसिया का, किस तरह से इसका होता है, जो कि कोका का प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका कॉन्सेप्ट लाया सबसे पहले, जो कोकीन था, यही लोकल एनेस्थेसिया। तो इसको भी याद रखना है। डॉक्टर कार्ल कोएलर एक्सट्रैक्ट्स दिस लिक्विड्स कॉल्ड ए कोकीन फ्रॉम कोका प्लांट एंड यूज्ड इट फॉर कर्निया सर्जरी, यानी क्या हुआ कॉर्निया का सर्जरी में इन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया, प्रोड्यूसिंग ए वेरी गुड सरफेस एनेस्थेसिया, यानी कि तब क्या हुआ इसका प्रोड्यूसिंग किया बहुत ही गुड सरफेस इसका एनेस्थेसिया का, जो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से इसको दिया जाता है। कर्निया का जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस टाइम में इसका यूज किया था, तो वहां से इसका कॉन्सेप्ट आया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट आया। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं पेरिफेरल ब्रांचियल फ्लेक्सस को किस तरह से पहले ब्लॉक किया गया था। 1885 में डॉक्टर विलियम हेलस्टेड डिड फर्स्ट पेरिफेरल ब्रांचियल फ्लेक्सस ब्लॉकेज, यानी यहाँ पर देखिए ब्लॉक जो किया सबसे पहले जो पेरिफेरल ब्रांचियल जो फ्लक्स को ब्लॉक करने वाले जो थे डॉक्टर विलियम हेलस्टेड थे। इन्होंने 1885 में सबसे पहले इसको ब्लॉक किया। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रांचियल फ्लेक्स जो होता है, यहाँ से क्या होता है एक नर्व होता है, जो नर्व को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको नम कर देते हैं, और यहाँ से इस एरिया का जो होता है पेरिफेरल जितना होता है ये पेरिफेरल जो ब्लॉक हो जाता है, पेरिफेरल फ्लेक्सस को ब्लॉक करके हम लोग एक जो हैंड होता है उसमें हम लोग सर्जरी पूरा कर सकते हैं, यानी पेरिफेरल में हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट डे में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। देन इसमें फिर क्या हुआ 1885 में डॉक्टर जेम्स कॉर्निंग, यानी डॉक्टर जेम्स कॉर्निंग क्या हुआ इंजेक्टेड कोकीन बिटवीन स्पाइनस प्रोसेस फॉर ब्लॉकिंग स्पाइनल नर्व, यानी कि यहाँ पर क्या किया कि डॉक्टर जो 1885 में डॉक्टर जेम्स कॉर्निंग इंजेक्ट किया जो कोकीन था कोका प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट किया था स्पाइनस प्रोसेस में। स्पाइनस प्रोसेस जो होता है उसको पहले हम लोग चलिए समझते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ये डिस्क जो होता है इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता है, एक होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो जो यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस के पास में ही ये इंजेक्ट कर दिया, तो ये बट वेदर इट वाज एपिड्यूरल और सब अल्कोनाइड्स ब्लॉक नॉट क्लियर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव लोकल एनेस्थेसिया, यानी फर्स्ट पर्सन ये थे लोकल एनेस्थेसिया को स्पाइनल में इंजेक्ट किए। बट इसमें क्या हुआ कि स्पाइनस प्रोसेस तक ही ये इंजेक्ट कर पाया, जो कि नर्व तक जो इसको इंजेक्ट करना था वहां तक नहीं जा पाया, ड्यूरामीटर तक नहीं जा पाया, सब अल्कोनाइड स्पेस तक नहीं जा पाया, एपिड्यूरल तक नहीं जा पाया। तो उससे पहले जो इंजेक्ट किए तो ये इफेक्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं ला पाए, इसीलिए ये फेल्ड हो गए। तो इसको भी याद रखना है, जेम्स कॉर्निंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे। एंड 1893 में डॉक्टर ऑगस्ट वियर, इसको याद रखना फादर्स ऑफ रीजनल एनेस्थेसिया, यानी रीजनल एनेस्थेसिया को जो फादर्स कहा जाता है डॉक्टर ऑगस्ट वियर को कहा जाता है। अगर आप रीजनल एनेस्थेसिया जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है उसको अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आपको फर्स्ट वीडियो देखना मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको अगर देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। He was the give drug in subarachnoid space clearly by demonstration and first spinal anesthesia was give and reported। यहाँ पर ये क्या कि अगस्त वियर जो थे
सब ऑर्गेनाइड स्पेस में क्लियरली डेमोस्ट्रेट कर दिए फर्स्ट स्पाइनल एनेस्थेसिया, यानी सबसे सक्सेस जो रहा स्पाइनल एनेस्थेसिया वो थे डॉक्टर अगस्ट वियर। इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ रीजनल एनेस्थेसिया। अब यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं एपिड्यूरल, यानी कि ड्यूरामेटर होता है इसमें, उसके बाद सब ऑर्गेनाइड स्पेस होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देते हैं तो युवा ड्यूरामेटर तक रहता है, एपिड्यूरल स्पेस तक ही हम लोग देते हैं। सब ऑर्गेनाइड स्पेस में जाने के बाद हम लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया को इंजेक्ट करते हैं। और इसमें ये और याद रखना है कि L3 और L2 के बीच में हम लोग देते हैं, चाहे L3 एंड L4 के बीच में देते हैं। इसको भी याद रखना है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया जब भी इंजेक्ट करते हैं उसको हम लोग L2 एंड L3 के बीच में देते हैं या L3 एंड L4 के बीच में देते हैं, इसको भी याद रखना। एंड एपिड्यूरल जो होता है, एपिड्यूरल हम लोग स्पाइनल कोड का कहीं भी दे सकते हैं, इसको याद रखना है। एपिड्यूरल कहीं भी हम लोग वर्टेब्रा में दे सकते हैं एंड स्पाइनल एनेस्थेसिया सिर्फ स्पेसिफिक जो लंबर होता है, लंबर 2 एंड 3 के बीच में एंड 3 एंड 4 के बीच में ये स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस बियर्स ब्लॉक, यानी इसी को हम लोग किसको बोलते हैं, बियर्स ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि बियर्स ब्लॉक क्या होता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया जो देते हैं उसी को बियर्स ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। यही है डॉक्टर अगस्ट वियर। आई होप ये क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड अगर कोई क्वेरीज है या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।